I would like to request Dr. B.R. Bagaria sir, Joint Replacement Expert, Manipal Hospital, जयपुर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले। और सवाल जब बात जोड़ों की आती है, 40 की उम्र में आते आते ये घुटनों का दर्द होना शुरू हो जाता है। समाज में इसका बहुत ज़्यादा बर्डन भी देखा गया है, आखिर क्यों? वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस जो फेस्ट है, ऑर्गेनाइजर्स है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस स्टेज पे इनवाइट किया और आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। तो मैडम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अपन मान के चलते हैं कि एक इंसान की जो लाइफ है वो उसके अलग अलग फेजेज होती है। एक चाइल्डहुड फेज होती है, फिर एडोलेसेंट होती है, फिर आपका एक वर्किंग एज होती है, एक उसके बाद में वृद्धावस्था आती है। तो वर्किंग फेज जो होती है वो एवरेज 20 साल से 40 साल की एज में, मतलब बहुत ही एक्टिव इंसान रहता है और उस टाइम बहुत कुछ अचीव करता है। एजुकेशन के बाद में जॉब और उसके बाद में फैमिली एस्टेब्लिश करने का जो काम होता है वो इस एज में होता है। ज़्यादातर लोगों को परवाह नहीं होती और बहुत फुली एक्टिव होकर काम करते हैं। सडनली सबको ऐसा फील होता है, मुझे भी फील होता है, आपको भी फील होता होगा कि यार 40 के हो गए, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दे लेते हैं। तो आपने देखा होगा अमूमन कई बार अपन रनिंग शुरू करते हैं, कोई साइकिलिंग शुरू करता है, कई बार जिम में ट्रेडमिल करना शुरू कर देते हैं और कई बार हिल स्टेशन पे चले जाते हैं और वापस आते हैं तो लगता है कि दर्द शुरू हो गया घुटनों में। हमारे ओपीडी डे टू डे एक्टिविटी में जब इस तरह की एक्टिविटी करके ओपीडी में जब पेशेंट आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो बहुत फिट था, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक पता नहीं कैसे दर्द हो गया। तो आपने देखा बॉडी का एक रिजर्व पावर होता है जिसमें रीजनरेशन यानी बॉडी सेल्फ हील करती है और डीजनरेशन यानी डैमेज होता है। दोनों का एक बैलेंस चलता है, लेकिन 40 पे जाते जाते वो इम्बैलेंस हो जाता है। उसमें आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है। और घुटनों के अंदर डीजनरेटिव प्रोसीजर जो है वो रीजनरेशन से आगे निकल जाती है, इसलिए आपको दर्द शुरू होता है। और वो यूजुअली जो सिम्टम, पहला सिम्टम यही आता है कि घुटने में अचानक सूजन आ गई या दर्द शुरू हो गया। उस टाइम आप मान के चलो कि वो बहुत ही अर्ली स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और उस टाइम उसको अपन बहुत परफेक्टली मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करें, क्या कारण है ऐसा कि वो उस एज में हो जाता है? देखो, सबसे प्रिडोमिनेंट जो फैक्टर्स होते हैं वो जेनेटिक होता है, वो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ओबेसिटी है, कोई भी चोट लगी है, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक जैसे फ्लोराइड वाटर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपन रोक सकते हैं। और यदि ऐसा होता है तो उसको, जैसे चोट लगी है तो उसको अपन ट्रीटमेंट करा करके। डॉक्टर लाइफस्टाइल भी इसमें इंक्लूड है क्या? हाँ, लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह का जॉब करते हो, आपकी रहन सहन कैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे नॉर्मली एक इंसान है जो 5 फीट और 10 इंच का है, उसका वेट 70 kg के आसपास होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका वेट 100 के आसपास चला जाता है। तो सोचिए कि वो वेट जो है वो कंटिन्यूसली आपके घुटनों पे ही आएगा, तो डेफिनेटली जो चीज़ 10 साल या 15 साल बाद में कुछ चेंजेस आने वाले थे वो 10 साल पहले ही आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, बॉडी वेट कम रखना चाहिए और जैसे नीचे बैठने की आदत थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए उससे। और जैसे जिस एनवायरनमेंट में, जैसे आप मान लो फ्लोराइड पानी जोन में है तो वहाँ का पानी फ्लोराइड युक्त वाटर कम लेवें या उसके लिए कोई प्रिवेंटिव जो ऑप्शंस होते हैं वो अपनाने चाहिए। और यदि चोट लग गई है आपके घुटनों में यंग एज में तो टाइम पे इलाज करा लेना चाहिए, अदरवाइज वो आगे जा करके ऑस्टियोआर्थराइटिस में बदल जाता है और घुटना खराब हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक समय था, अगर हम थोड़े समय पहले की बात करें तो दादी नानी को अक्सर ये कहते सुनते थे, घुटनों में दर्द है, काश कोई ऐसी मशीन होती कि घुटने भी बदल जाते। ऐसा पहले हम सुनते थे, लेकिन अब जब जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात आती है तो इसका क्या स्कोप है घुटनों के दर्द से कनेक्ट करें तो? देखिए मैम, मैंने बताया कि आपकी शुरुआती स्टेज है जिसमें आपके सिम्टम्स आते ही हैं, उसको हम रोक सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन जब घुटने घिस के उस स्टेज के बियॉन्ड चले गए जहां हम उसको मेडिकली या फिजियोलॉजिकली या हम प्रिवेंटिव एक्शन से ठीक नहीं कर सकते हैं, वहां फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बेस्ट ऑप्शन है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट से एक इंसान आराम से 20-25 साल फिर एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है।
लेकिन सब ये आज की जैसे सोसाइटी में हालांकि इसके प्रति अब बहुत अवेयर हो गए, लेकिन फिर भी अपन मोटा मोटा यदि मान के चलें कि लोग के दिमाग में जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में क्या है, लोग सोचते हैं कि पूरा घुटना ही बदल देते हैं बिल्कुल। या पता नहीं इसमें क्या कर देते होंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे। और एक चीज़ और जुड़ जाती है डॉक्टर साहब, जब नी रिप्लेसमेंट की बात आती है कि इसके बाद बहुत सारी ऐसी सावधानियां हैं जिसको करना पड़ेगा, मेडिसिन कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, तो ये एक भ्रांति है या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इसकी लाइफ जो आपने बताई कि 25 साल तो आराम से 20-25 साल हम निकाल लेते हैं, तो उसके साथ साथ हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको नी रिप्लेसमेंट को समझना होगा कि एक्चुअली है क्या। नी रिप्लेसमेंट सिर्फ जो जॉइंट की कार्टिलेज डैमेज हुई है उसको मेटल से रिप्लेसमेंट है उसका। ये ऑलमोस्ट आधे घंटे की सर्जरी है और इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है कि भाई घुटना कोई नया लगा देते हैं या पुराना घुटना हटा देते हैं। सिर्फ एंड सिर्फ जैसे कॉर्निया में जो लेंस के आँख में जैसे लेंस को रिप्लेस करते हैं, वैसे ही घुटने के अंदर सिर्फ कार्टिलेज रिप्लेस होती है मेटल से। तो वो कोई बहुत बड़ा ऐसा पेशेंट को शारीरिक रूप से परेशान करने वाली सर्जरी नहीं है। और मैं मान के चलता हूँ कि ये सर्जरी एक समय था जिसमें हमारे जब हम शुरुआती स्टेज में ये 7 दिन पेशेंट रहता था हॉस्पिटल में, आज सेकंड डे थर्ड डे घर चला जाता है पेशेंट। तो दैट इज़ अ वेरी रिवोल्यूशनरी चेंजेस नी रिप्लेसमेंट में आया है। और इसमें यदि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊं कि नी रिप्लेसमेंट जो पास्ट में आज और आने वाला जो समय है बिल्कुल उसमें बहुत बदलाव आया है और आएगा। आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले राजस्थान के अंदर नी रिप्लेसमेंट के नाम से कुछ भी नहीं था। यहाँ एक या 2 सेंटर ऐसे थे जहाँ लोग बाहर से आकर के नी रिप्लेसमेंट करते थे और लोग इसके प्रति अवेयर थे भी नहीं। बहुत जो थोड़ा सा सोशली स्टेटस जिनका जो वेल बीइंग लोग थे वो लोग नी रिप्लेसमेंट बाहर जाके करवाते थे। अदरवाइज आम पब्लिक तक नी रिप्लेसमेंट की कोई पहुंच नहीं थी और नई लोग कराते थे, डरते थे। लेकिन समय बदला और मैं मानता हूँ 15 साल मुझे हो गए सर्जरी, 17-18 साल मुझे हो गए। तो एक समय आज है जहाँ हर आदमी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में जानता है और इसके अच्छे रिजल्ट्स के बारे में भी जानता है और इसके जो परिणाम है वो लोगों ने एक्चुअली देखे भी हैं और बहुत सक्सेसफुल है। डॉक्टर साहब, परिणाम की बात आपने कही, तो परिणाम पे कैसे भरोसा किया जाए कि ये परिणाम बेस्ट हैं? देखिए मैम, परिणाम मैं आपको बताता हूँ कि एक समय था पेशेंट 7 से 10 दिन हॉस्पिटल में रहता था। आज एक समय आ गया कि पेशेंट 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रहता है। एक समय था कि पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के बाद में आलती पालती लगा के नहीं बैठ पाता था, अपने डे टू डे लाइफ में भी उसको फियर आता था। आज लोग वैष्णो देवी जाके आ रहे हैं, आज लोग मैराथन दौड़ रहे हैं, आज लोग गोल्फ खेल रहे हैं, स्विमिंग पूल में जा रहे हैं और डेली 8 से 10 किलोमीटर की वॉक कर रहे हैं। तो ये जो रिवोल्यूशनरी चेंजेस आया है इसमें मैं मानता हूँ कि 3 सबसे बड़े फैक्टर हैं जी। जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डॉक्टर, यानी कि पेशेंट का सिलेक्शन। आप पेशेंट का सिलेक्शन कितना बेहतरीन ढंग से करते हो ये कंप्लीटली डॉक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरा है फैसिलिटी, जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स डेवलप हुए हैं, मल्टी स्पेशलिटी जिसको अपन कहते हैं, यानी हमारा जो बैकअप डेवलप हुआ है। जैसे आप सोचिए, मैं तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, लेकिन एक 80 ईयर्स पेशेंट्स को यदि मैं ऑपरेट करूँगा तो उसमें मुझे एक कार्डियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, न्यूरोलॉजिस्ट की भी पड़ेगी, स्पाइन सर्जन भी, फिजिशियन भी, क्रिटिकल केयर भी, सारे डॉक्टर्स वहाँ मेरे सेटअप में होंगे, तभी उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, तभी उसको हम कंप्लीटली एक कवरेज दे करके पेशेंट को फिट करके डिस्चार्ज कर सकते हैं 2 या 3 दिन में। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो पेशेंट सेल्फ। यदि आपने बहुत अच्छा ऑपरेशन कर दिया लेकिन यदि पेशेंट ने अपनी केयर सेल्फ नहीं करी, फॉलो प्रॉपर नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं करी, तो आपके रिजल्ट अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जहाँ जॉइंट रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ दिमाग में आती है जब घुटना पर प्रत्यारोपण की बात हो या जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात हो, ये खर्चा क्या रहता है? क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं तो खर्चे से ही बात शुरुआत हो जाती है। पेशेंट सबसे पहले देखता है कि मेरा खर्चा कितना आएगा, जब तक गाड़ी चल रही है तब तक चलती रहे। तो वो चलती हुई गाड़ी को क्या हमारे जयपुर को या राजस्थान को हम इस कैसे सिनेरियो में देख सकते हैं कि कुछ इसका फ़ायदा हो या इसका बहुत इकोनॉमिक हो?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है हर कोई इसके बारे में जानता भी है। मैं मानता हूँ और डेटा भी यही कहता है कि राजस्थान के अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट की वर्ल्ड वाइड दुनिया में सबसे कम कॉस्ट है। यानी कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी कमज़ोर है या डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस कमज़ोर है या सेटअप अच्छे नहीं है। जो आइटम्स या जो घुटने अमेरिका में किसी इंसान को लगता है, अमेरिकन इंसान को लगता है, वही यहाँ इंडियन को लगता है, वही प्रोसेस सेम लगता है। यदि हम अमेरिका से कंपेयर करें या वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें हमारे इस राजस्थान के नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट को, तो एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में एवरेज ये 1,50,000 यानी 1.5 लाख के लगभग इसका खर्चा है और अमेरिका में वो 20 से 25 लाख रुपए हैं। आप सोच सकते हैं, सेम क्वालिटी, सेम इम्प्लांट, इक्विवेलेंट कैपेसिटी है डॉक्टर्स की, उसके बाद तो आप कंपेयर करिए कि कितना सस्ता है हमारा राजस्थान। और इसी कारण से अभी आप यदि डेटा उठा के देखें तो राजस्थान, ये पूरे इंडिया के पिछले 2 साल में जो नी रिप्लेसमेंट 2 लाख के लगभग होते थे पर ईयर, आज वो 7 से 8 लाख पर ईयर जॉइंट रिप्लेसमेंट इंडिया में हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका से अभी भी बहुत कम है, वहाँ तो 10 लाख प्लस जॉइंट रिप्लेसमेंट पर ईयर होते हैं। लेकिन ये सब समय के साथ में अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे सर्जन्स का अनुभव, अच्छे हॉस्पिटल्स और अच्छे परिणाम के कारण से लोगों में अवेयरनेस आई और लोग समझने लगे कि भी घुटने की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकती है। उसकी देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, आज इंसान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है। एक समय था कि वो 40 या 50 साल एवरेज लाइफ होती थी, मतलब एवरेज निकाले तो आज 70 प्लस पहुंच गई है। तो भाई ज़्यादा उम्र जी रहे हो तो चलने के लिए घुटने तो चाहिए ना। तो यदि आप घुटने रिप्लेस नहीं कराओगे, आपके ख़राब हो गए फिर नहीं कराओगे तो चलोगे कैसे। कुल मिलाकर के बेस्ट जो चीज़ ये है कि सोशल जो बर्डन है इस बीमारी का, ऑस्टियोआर्थराइटिस का, वो कम करने का यही एक बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट सर्जिकल रिजल्ट, और जब पेशेंट चलेगा तो अपने सोसाइटी के अंदर इस बीमारी का बर्डन कम होगा। और यदि इंसान चलेगा तो दूसरी जो प्रॉब्लम्स है, कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, मेंटल स्ट्रेस है, वो सारे कम हो जाएंगे और सोसाइटी के अंदर एक वेलनेस, हैप्पी लाइफ का एक माहौल रहेगा। मतलब आपने जिस तरह से जो एडवांसमेंट की बात कही है, तो हम ये कह सकते हैं कि नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे और सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। तो आने वाले भविष्य में जैसे जैसे हमारी तकनीकी तरक्की कर रही है इस जोड़ प्रत्यारोपण में, आप उस सिनेरियो को किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा था कि 15 साल पहले जॉइंट रिप्लेसमेंट एक जस्ट शुरुआत था। आज हम सभी लोग सभी हॉस्पिटल्स में अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि आने वाला जो टाइम है वो बहुत एडवांस आएगा, क्योंकि आज हम मैनुअल टेक्निक से सर्जरी करते हैं, धीरे धीरे हम इसको रोबोट पे शिफ्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन आने वाला जो नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर होगा, वो आप देखिएगा कि हर सेंटर पे एक रोबोट होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नी रिप्लेसमेंट में बहुत हेल्प करेगी। और उससे जो रिजल्ट्स आज हम बता रहे हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो परिणाम हैं, ऑलमोस्ट 95% फॉर 15 to 25 ईयर्स, एवरेज 20 साल घुटने चलते हैं। महिलाएं जो कि घर को सबसे ज़्यादा समय देती हैं और वक्त पड़े तो बाहर भी हमेशा तत्पर खड़ी रहती हैं, तो इनके लिए मैं आपसे कोई ऐसे सुझाव जानना चाहूँगी ताकि इनके घुटने और इनकी कमर, इनका शरीर ना दुखे, ऐसे क्या ये घरेलू उपाय अपनाएं? ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका। और मैंने देखा है कि जो स्पेशली फीमेल्स के लिए और जो ग्रामीण परिवेश है या जो थोड़ा सा ना बैठ के घर पे सारा काम बैठ के करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे बहुत सारे बच्चों का काम हो, उनको बैठना पड़ता है हर जगह। और उसमें यदि किसी को घुटने में तकलीफ़ हो जाए या कुल्ले में दिक्कत हो जाए या कमर में दिक्कत हो जाए तो बहुत ही वो पेनफुल होता है, डेफिनेटली बहुत पेनफुल होता है। और उस कंडीशन में घर वालों को बहुत कॉन्शियस यानी अवेयर, होशियार रहना चाहिए इस मामले में कि फीमेल की कोई प्रॉब्लम है वो इग्नोर नहीं करें।
यदि उनको वास्तव में घुटने या कुल्ले की दिक्कत है तो अपने किसी भी नियर बाई डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उनकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। यदि आपके घुटने या कुल्ले या कमर में दिक्कत है तो हमेशा 1 फीट या 1.5 फीट की ऊंचाई पे बैठने की आदत डालनी चाहिए, ताकि आपके आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जो ऊंचे वाला टॉयलेट होता है ना, वेस्टर्न टॉयलेट, उस पर जाने की आदत डालनी चाहिए, ताकि आपका जो दर्द है वो बढ़ेगा नहीं। और रेगुलर एक्सरसाइज भी पैरों की करते रहें। ये बहुत कॉमनली देखा गया है। खाना बनाने का जो सिस्टम है वो नीचे बैठने के बजाय खड़े होकर बनाए या स्टूल पे बैठ के बनाए। थोड़ा मॉडिफिकेशन घर वालों को करना पड़ेगा, उससे आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें। डॉक्टर साहब, मुझे अभी थोड़ी देर पहले मालूम चला कि आपके कुछ पेशेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं जिनको आपने बिल्कुल फिट कर दिया। मतलब जिसको कहते हैं ना स्टार पेशेंट, तो नहीं बोलेंगे अब इनको, अब ये ठीक हो गए हैं और सोसाइटी की जो रफ्तार है उसमें जुड़ गए हैं। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी क्या व्यू है रिप्लेसमेंट के बारे में। मैंने बोला सब कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और डेफिनेटली ये सब साइंटिफिक था, लेकिन आम जनता के अंदर जो बेस्ट जो मैसेज जाता है, और यह जनता जिनको सुनना चाहती है वो इन लोगों को सुनना चाहती है कि भाई आप कैसे हो, आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि जो सोसाइटी में मिथ हैं, कहते हैं ना लोग कि पड़ोसी ने कहा कि घुटने मत बदलाओ, बिल्कुल, घर वालों ने कह दिया कि मत बदलाओ, संबंधियों ने कह दिया मत बदलाना, रिजल्ट अच्छे नहीं है, बिना सोचे समझे ही कह देते हैं। तो उस समय ये लोग काम आते हैं। और ये मुझे लगता है कि हम लोगों से कई गुना सोसाइटी को मोटिवेट करने में जो लोग जिन्होंने रिप्लेसमेंट कराए हैं, जिसको आप पेशेंट बोल रहे हैं, वो लोग करते हैं। तो सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी को मोटिवेट करने में। तो ये सोशल लोग हैं, आप उनसे बात करें, बताएंगे आपको कि एक्चुअली नी रिप्लेसमेंट से कितना फ़ायदा है। मैं जानना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब ने जिनको ट्रीट किया है वो कौन से स्टार्स हमारे बीच में हैं। ज़रा सर आ जाइए ज़रा एक बार इधर। हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, तो फिर हम इस ग्रुप में क्यों नहीं रह सकते। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे मेरी एज 70 को क्रॉस कर चुका मैं, लेकिन मुझे बड़ा डर था कि भाई रिप्लेसमेंट के बाद कहीं ऐसा न हो जाए। तो पहले तो घर वाले बोले भाई चारों धाम करया, पता नहीं क्या होगा। लोगों में इस तरह की भ्रांतियाँ पड़ी हुई थी। लेकिन अच्छा था कि मेरे साथ जो फिजिक्स के लेक्चरर थे वो अपना ऑपरेशन करा चुके थे डॉक्टर साहब से। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, कोई कहता वहाँ कराइए, कोई कहता यहाँ कराइए। लेकिन बाद में ये पता लगा कि डॉक्टर साहब हजारों ऑपरेशन कर चुके हैं। तो मैंने मणिपाल को चुना और डॉक्टर साहब से बात की, 2 मीटिंग की, तो इन्होंने हौसला बढ़ाया। बोले 100% गारंटी है, कोई ऊपर वाला सब सही करेगा। और मैंने ऑपरेशन करा लिया, छुट्टी मिल गई। उस दिन के बाद आज 5-6 किलोमीटर डेली घूमता हूँ। और एक मैराथन जो दौड़ आयोजित की थी इन्होंने, मैं उसके अंदर भी गया, वहाँ भी मेडल जीता। और उस समय मेरे को 2.5 या 3 महीने हुए थे। तो डॉक्टर साहब का जो रेस्पॉन्स था बहुत बढ़िया था। और क्वालिटी इनकी सबसे बड़ी ये है कि डॉक्टर में जो क्वालिटी होती है पेशेंस और उसको कन्वे करना पेशेंट को, ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी। तो मैं ऑपरेशन कराने से पहले 100% कॉन्फिडेंट था कि चाहे मुझे कोई भी राय देता रहे, लेकिन ऑपरेशन में वहीं कराऊंगा। और मैंने कराया, और कराने के बाद आज आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूँ। लीक सभी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ 3 ही चले, शायर, सिंह और सपूत। ऑपरेशन कराने के पहले, डॉक्टर साहब से मिलने के पहले मैं 3 अदर ऑर्थोपेडिक्स को कंसल्ट कर चुका था, लेकिन मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहता था। डॉक्टर साहब से मिलने के बाद मेरी पूरी धारणा चेंज हो गई। डॉक्टर साहब ने एश्योर किया कि आप आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद की एज में लौट जाएंगे, और आज वो सत्य हो गया है। मैं बराबर से 20 साल बैक हो चुका हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, घूमता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ। करीब 3-4 साल मुझे काफ़ी दर्द होता था, और मैंने बहुत सारे उपाय किए, तेल लगाना और ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरी उम्र को देख के कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपको टेबल में ही शायद आप मर जाओगे, ऑपरेशन टेबल में। सो आई वॉज अ बिट वरीड, मैं सोच रही थी कि करवाऊँ या नहीं। बट डॉक्टर साहब से मिलने के बाद he has very good bedside manners, and he sort of he gives so much confidence in you that you will be able to recover.
तो फिर इनसे मिलने के बाद मैंने सोचा कि चलो मुझे करवाना ही होगा। और जैसे इन्होंने कहा कि मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। पहले बहुत मुझे वॉकिंग स्टिक की ज़रूरत पड़ती थी चलने के लिए, अब मैं वॉकिंग स्टिक भी नहीं यूज़ करती हूँ और डेली वॉक पे जाती हूँ और कभी कभी पार्टीज़ में डांस भी कर लेती हूँ। तो मेरी तो जैसे एक नई ज़िंदगी मिल गई एंड आई फील वेरी यंग। एक मीटिंग में इनके पास गया, इन्होंने कहा इमीडिएट एंड विद इन ए वीक एवरीथिंग डन। तो आई थिंक एक पॉजिटिव रिस्पांस एक डॉक्टर का देखना और पेशेंट के लिए इतना डेडिकेशन मैंने नहीं देखा। Whether both the knees should be replaced together or one by one. Another is you talked about robot technology. Has it been stabilized and is it good to go with robot technology? Third is, what is this mid-vastus approach with crochet retaining knee? Yeah, thank you. सर आपके 3 क्वेश्चन हैं और पहला क्वेश्चन है आपका कि दोनों घुटने एक साथ करा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं, कराना चाहिए। हाँ करा चाहिए या नहीं? यस करा सकते हैं यदि नहीं, आप नहीं मैं बता रहा हूँ आपको उसको। यदि आपका सिस्टम मतलब बॉडी सिस्टम सपोर्ट करता है और इफ़ यू आर फिट तो दोनों घुटने, ये डॉक्टर्स का व्यू होता है। पेशेंट ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि मुझे दोनों कराना है कि नहीं कराना। यदि पेशेंट यदि फिजिकली फिट है और मेडिकली फिट है और दोनों घुटने खराब है, डेफिनेटली दोनों साथ करवाने चाहिए। मैं मुकेश मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको मोमेंटो प्रेजेंट करें एंड लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड सर।